आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। सुबह से अपने कमरे में बैठे बैठे मैं उकता सी गई थी। करने को कुछ था नहीं, और अगर करना भी चाहती तो शरीर साथ नहीं दे रहा था। नाश्ता मुझे अपने कमरे में ही मिल जाता, फिर थोड़ा आराम करके मैं अखबार पढ़ती। लगभग 11 बजे मैं अपने वॉकर के सहारे बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर बरामदे तक जा पाती। गठिया के कारण जमीन पर पाँव घसीट घसीट कर चलना अब मेरी नियति बन चुकी थी। बस यही रोज का क्रम था मेरा। कमरे में मैंने एक व्हील चेयर भी रखी हुई थी, पर उसे चलाने वाला कोई नहीं था। मैं अपने पाँव को भी चेयर पर नहीं टिका सकती थी, और वॉकर लेकर भी मैं उस समय चलती थी जब मुझे कोई देख नहीं रहा होता। मैं 10-15 कदम भी नहीं चल पाती और लड़खड़ा कर गिर जाती। फिर चोरी चोरी इधर उधर देखती कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, नहीं तो ताने सुनने पड़ते। इस घर में आए मुझे 6 महीने से अधिक हो गए थे। कहने को मेरे सब थे, मगर मेरा अपना कोई नहीं था जो मेरे खून के रिश्ते से बंधा हो। भाई सड़क हादसे में कुछ समय पहले ही गुजर गए थे। भाभी इस घर में अपने बेटे आलोक और बहू अनुपमा के साथ रहती थी। किशन उनका नौकर था जो हमेशा बड़बड़ाता ही रहता था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी किसी पर बोझ बनूं, परंतु सच तो ये है कि वो तो मैं बन ही चुकी थी। अपने जूठे बर्तन किचन में रखने जाती तो दूर से ही वो टोक देती, दीदी आप किचन में मत आया करो, मैं तो बस अपने बर्तन रखने आ रही थी। मैं बर्तन खुद ही उठा लूँगी, नहीं तो किशन उठा लाएगा। कहीं चलते चलते गिर पड़ी तो अस्पताल के चक्कर कौन लगाएगा। आप प्लीज अपने कमरे में ही रहा कीजिए, मुझे सुबह सुबह और भी कई काम होते हैं। ये कहकर वो चली जाती। अब तक मैं जान चुकी थी कि वो जबान से भले ही तेज हो, पर मन की साफ और प्रैक्टिकल थी। वो जैसी बाहर से थी वैसे ही भीतर से थी। काश मैंने उनका ये गुण पहले ही अपना लिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। 10 बजे से पहले यदि बिस्तर से नीचे मैं पाँव रख देती तो किशन टोक देता, अभी फर्श गीला है, कहीं फिसल गई तो मेम साहब मुझे डांटेंगी। आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं यहीं लेकर आ जाऊंगा। ये कहकर वो भी अपना भद्दा सा मुंह बनाकर चला जाता। उनकी बातें नस्तर बनकर दिल पर चुभती, पर मैं कर भी क्या सकती थी, और जाऊं तो जाऊं भी कहाँ। वक्त जिंदगी की दशा यूं बदल देगा पता नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे लिए कमरे से बरामदे तक चलना भी मुश्किल हो गया था। गठिया के कारण पाँव के अंगूठे व उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होकर चढ़ गई थी। कमर भी काफ़ी झुक गई थी और बड़ी मुश्किल से मैं सीधा चलने का प्रयास करती। उसके सामने तो मैं बहुत नाप तोल कर चलती। इसके अलावा और भी कई रोग शरीर में पनप रहे थे। मैं अपने दुखों को शेयर करती तो भी किससे। इस कॉलोनी में मैं किसी को जानती भी नहीं थी। थोड़ा चल पाती तो पास के मंदिर तक ही चली जाती। मेरी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। मैं बीमारी से ज़्यादा उपेक्षा और अकेलेपन का शिकार थी। मैंने आज तक किसका भला किया था जो मेरे लिए कोई अपना काम छोड़कर मुझे अस्पताल तक ले जाता। मेरे पास कुछ क्षण बैठता। रात को एक बार बाथरूम जाने से पहले ही मेरा पेशाब निकल गया और मैं फिसल गई। आवाज़ सुनकर पहले अनुपमा आई और फिर किशन। उन्होंने सारा फर्श साफ किया और मेरे कपड़े भी बदले। तब से उन्होंने रात के लिए मेरे लिए एक आया रख दी और मुझे डायपर पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। आया मुझे सुबह ही नहला धुला कर चली जाती। लगभग 10 बजे तक सभी लोग अपने अपने ऑफिस चले जाते। बस रह जाती मैं और मेरी तन्हाई। ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई सुध लेने वाला, ना दुख सुख का साथी। बस किसी तरह जिंदगी को ढोए जा रही थी। फिर शिकायत करती तो किससे, मेरा किया धरा ही तो सामने आ रहा था। कॉलेज से रिटायर होने के बाद मुझे ग्रेच्युटी भी काफ़ी मिली और मैंने जोड़ा भी काफ़ी था। वही माँ के मरने के बाद भैया भाभी ने उनका भी सारा पैसा मेरे नाम कर दिया। पर ये सब अब मेरे किसी काम का नहीं था। ना भाभी मुझसे पैसे लेती और ना ही कहीं देने देती। मैंने उन्हें रुपये पैसों को लेकर सारी उम्र ताने ही तो दिए थे, और अभी ये सारा पैसा मेरे भी किसी काम में नहीं आ रहा था।
इन हालात में मुझे ना तो कोई वृद्ध आश्रम में रखने को तैयार था और ना ही ओल्ड एज होम में। काश मैंने सोचा होता कि मैं भी कभी बूढ़ी और असहाय हो जाऊंगी। शरीर भी धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ देगा। समय रहते अपने लिए कोई घर वर तलाश कर लेती, अपनी जिंदगी से समझौता कर लेती, तो आज बात ही कुछ और होती। आलोक और अनुपमा ने मेरा संबंध लगभग ना के बराबर था। उनके लिए मैं इस घर में एक अवांछित सदस्य थी। उनके जाने के बाद ही मुझे थोड़ा सुकून मिलता कि अब मैं स्वतंत्रता से घूम सकती हूँ। बाहर बरामदे में मुझे किशन चाय बनाकर दे गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पैरों को सामने की कुर्सी पर जैसे तैसे रखा और सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगी। किशन अपने कमरे में नहाने चला गया। आज न जाने क्यों रह रहकर मुझे अपना अतीत कचोट रहा था। गुजरे कई वर्षों की छाप ने मुझे ऐसे गर्द कमरे में ढकेल दिया जहां बहुत अंधेरा था। मैं अकेली बैठी अपनी जिंदगी के किताब के पन्ने पलटती रही और एक एक पड़ाव को जांच रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, भैया जब भाभी को ब्याह कर घर में लाए थे तो भाभी की साड़ी दरवाजे के हैंडल में उलझ कर रह गई और वो शगुन के थाल के साथ ही गिर पड़ी। मम्मी तो बड़बड़ाती हुई एक तरफ चली गई कि ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हुआ, पर मैंने तुनक कर ताना कसा, क्या भैया आप कैसी भाभी लाए हो जो खुद को संभाल कर चल नहीं सकती, घर क्या खाक चलाएंगी। और ठहाका मारकर मैं हंसने लगी। मेरे साथ मेरी सहेलियां और रिश्तेदार भी चूहल में व्यस्त हो गए। भैया कुछ नहीं बोले, वो हाथ पकड़कर उन्हें उठाने लगे तो मैंने कहा, उठाओ उठाओ, गिरे हुए को उठाना ही तो आपका काम है। भैया अपनी पसंद की लड़की को ब्याह कर लाए थे, इसीलिए वे चुप थे। मम्मी को ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी, फिर भी भैया का मन रखने के लिए उन्होंने हाँ कह दी। मैं माँ के साथ उनके कमरे में चली गई। एक एक करके सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए और फिर भाभी का किसी ने स्वागत तक नहीं किया। सुबह ना तो उनको मम्मी ने किचन में ले जाकर कोई रस्म अदा की और ना ही ठीक से कोई बात की। वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। मैंने किचन में जाकर अपनी चाय बनाई और अपने कमरे में चली गई। किचन से मेरे कमरे का रास्ता ड्राइंग रूम से ही होकर जाता था। मैंने जानबूझकर उन्हें अनदेखा किया। तब तक भैया भी आ गए थे। उन्होंने भाभी को ऐसे बैठा देखकर तीखे स्वर में कहा, मम्मी ये क्या है? नई बहू का स्वागत करने का यही तरीका है? वो बेचारी ड्राइंग रूम में बैठी है और आप हैं कि। इससे पहले कि मम्मी अपने कमरे से निकल कर आती मैंने कहा, वाह भैया, एक ही रात में तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए। मैं और मम्मी तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। तो इसने गलत क्या कह दिया? माँ ने एक कमज़ोर सी दलील दी। बात आई गई हो गई। पापा घर की किसी बात में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते थे। पापा तो बस पापा थे, ना किसी बात की खुशी, ना सिकवा ना शिकायत। करते भी तो कैसे, तमाम उम्र तो उन्होंने मर्चेंट नेवी में बिता दी। कभी साल 6 महीने बाद घर आते तो कभी साल भर बाद। घर के सारे फैसले मम्मी ही लिया करती। मम्मी बहुत सारी बातें उनसे छिपा भी लेती थी। पापा का एक ही मकसद था कि रिटायर होने के बाद सुख चैन की जिंदगी बिता सकूं। कुल मिलाकर मम्मी ने ही हम भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। मम्मी शुरू से ही तुनक मिजाज और तीखा बोलने वाली थी। अपने गलत उसूलों को सही ठहराने के लिए 100 झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो वो पीछे नहीं हटती और कोई झूठ पकड़ा जाता तो अकेली औरत होने का बहाना बनाकर साफ बच जाती। हर महीने दूध वाले, अखबार वाले, काम वाली बाई और कूड़े वाले की कोई न कोई गलती निकालकर उनके पैसे काटना जैसे उनका अधिकार बन गया था। और उनकी इतनी कड़क आवाज़ के सामने कोई भी बेचारा उनके चुप होने तक अपनी खैर मनाता। आज मैं उनको बेचारा ही कहूँगी, क्योंकि उनको काम की ज़रूरत थी और मैं तो हमेशा मम्मी की ही तरफदारी करती रही। वे सब लोग हमेशा अपने पैसे कटवा कर भी अपना काम करते रहे। मम्मी के सामने भला किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कह सके। उनके हाव भाव का मुझ पर भी असर तो पड़ना ही था। मैं भी तुनक मिजाज और बदजबान होती गई। मेरी समझ में भी धीरे धीरे आने लगा कि लोगों से काम करवाना हो तो अपने नारी होने का फ़ायदा उठाओ। मम्मी तो जैसे मेरा रोल मॉडल थी।
वक्त गुजरता गया। भैया मुझसे 3 साल छोटे थे। शादी तो पहले मेरी होनी चाहिए थी, पर मम्मी ने उल्टी चाल चली। भैया के दहेज में आने वाला सामान मेरे लिए जमा करना शुरू कर दिया। भाभी की महंगी साड़ियाँ, मिक्सर ग्राइंडर, एलईडी, पोर्सनील का डिनर सेट, चांदी की कटलरी और जाने क्या क्या मेरे लिए समेट कर रख दिया। हमारे घर में रुपए पैसों का अभाव नहीं था, फिर भी मम्मी खर्च करने में बहुत कंजूस थी। आज मम्मी तो नहीं रही, पर उनका कंजूसी से जुड़ा हुआ पैसा किसी काम का नहीं रहा। भाभी मम्मी के आगे क्या कहती, उन्हें तो इसी घर में रहना था। भैया कभी मम्मी की तारीफ करते तो कभी भाभी की। दरअसल मम्मी चाहती ही नहीं थी कि बेटा बहू एक हो जाएं। कोई न कोई बहाना बनाकर अपने सास होने का फर्ज निभाती। पढ़ाई में तो मैं शुरू से ही तेज थी। एमए इकोनॉमिक में करने के बाद बीएड किया और पास ही के एक स्कूल पब्लिक में पढ़ाने लगी। लगभग 3 बजे तक घर आ ही जाया करती थी। कुछ दिनों में मेरी शादी तय हो गई। मैं भी मम्मी के सारे दांव पे समझकर ससुराल आ गई। मेरे पति बैंक में काम करते थे। इस तरह मैं दिल्ली से जयपुर आ गई। मेरे सास ससुर के अलावा देवर भी साथ ही रहता था। हमारे कुछ दिन तो हंसी खेल में बीत गए, पर जब कल्पना के लोक से धरातल पर आई तो पता चला कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसा मैं समझती थी और जैसा मुझे समझाया गया था। पति के ऑफिस चले जाने के बाद सारा दिन सास ससुर के साथ रहना मुझे अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी ये सीखा ही नहीं था और ना ही मैं सुबह से शाम तक घर के कामों में उलझ सकती थी। मैंने कभी चूल्हे चौके में जाना सीखा ही नहीं था। मम्मी नौकरों पर निर्भर थी और भाभी के आने के बाद तो हर छोटे बड़े काम मैं उनसे ही करवाती। थक हार कर जब शाम को पति घर आते तो मैं सारे दिन के गिले शिकवे करती। वे इस बात को हंस खेल कर टाल जाते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। और सुबह उनके ऑफिस जाने के बाद मैं घंटों मम्मी से बात करके अपना दुख हल्का करती। मम्मी ने एक दिन रास्ता सुझाया, अभी कुछ दिन और एडजस्ट कर लो, फिर बाद में नौकरी कर लेना। आधा दिन तो यूं ही बीत जाएगा और बाकी का आराम में। मुझे नहीं लगता वे नौकरी के लिए मानेंगे। उनकी बातों से तो लगता है कि उन्होंने शादी अपने माता पिता के लिए की है, ताकि कोई भी उनके साथ तो रहे। ऐसा थोड़ी होता है, मम्मी बिफर कर बोली। 8 घंटे सोने में जाते हैं, 4 घंटे पति के साथ और सास ससुर के लिए 12 घंटे। ये कहकर उन्होंने सीधा सीधा गणित के साथ समझा दिया। वाह, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट तो मैं थी, पर हिसाब किताब और तर्क में मम्मी का कोई जोड़ नहीं था। मैं खुश हो गई। ठीक है, मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। ये इनसे उनसे वाले डायलॉग छोड़, सीधा सीधा नाम लेकर बुलाया कर। और हाँ, उसकी समझ में नहीं आए तो अगली बार जब तुम यहाँ आओगे तो मैं समझा दूंगी। उसे पत्नी चाहिए या उसके माता पिता की सेवा और बच्चे पैदा करने वाली औरत। परंतु आज मानती हूँ कि पारिवारिक संबंधों में ये गणित काम नहीं करता। मेरी जिंदगी का सबसे खराब पक्ष ये था कि मैं भी कोई निर्णय स्वयं नहीं ले पाती थी, इसीलिए हर छोटी बड़ी बातों को मम्मी से शेयर करती। मम्मी ने मुझे ये पहले ही समझा दिया था कि पति से कोई बात मनवानी हो तो अंतरंग पलों में उससे दूरी बना लेना और पास मत आने देना। नारी का संग पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाना सीखो। फिर क्या था, मैंने सास ससुर से भी दूरी बनानी शुरू कर दी और उनकी बहुत सारी बातों को अनसुना कर देती। कुछ दिनों पहले मुझे मेरी एक किटी पार्टी की सहेली ने बताया कि जयपुर के पास वनस्थली में एक लेक्चरर की आवश्यकता है। मेरी योग्यताएं उसमें पूरी तरह अनुकूल बैठती थी। मैंने शाम को पति से इस बारे में बताया तो वे बोले, वनस्थली विद्यापीठ पहुंचने में ही 2 घंटे चाहिए, इतनी दूर रोजाना जाना संभव नहीं है। तुम्हारा सारा दिन इसी भाग दौड़ में लग जाएगा, फिर घर कब पहुंचोगी और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो आपने मुझे नौकर समझ रखा है, पहले बाजार से सामान लाती रहूं, फिर उनकी सेवा करती रहूं और सारा दिन किचन में लगी रहूं। ऐसा ही था तो किसी गांव वाली को ब्याह कर लाते, मैं तुनक कर बोली। बहुत दिनों से वैसे भी मेरा मन भरा हुआ था।
मैं तुमको नौकरी के लिए मना नहीं कर रहा, परंतु इतनी दूर जाने का क्या फ़ायदा। फिर मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। इससे तो अच्छा है आसपास ही कोई काम कर लो। वनस्थली यूनिवर्सिटी है, उसमें काम करने का मौका बहुत कम लोगों को ही मिलता है। फिर वहाँ मेरा एक स्टेटस होगा, अच्छा पैकेज होगा। मैंने उनको समझाया, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता, कहकर उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। मैं जल भुन कर रह गई। समझौता करना तो मम्मी ने सिखाया ही नहीं था, और मुझ पर कोई अपना निर्णय थोपे ये मैं सह नहीं सकती थी। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे एहसास था। मेरी सास गठिया के कारण ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। एक दिन चलते चलते वो फिसल गईं। मैंने भी जानबूझकर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। चाय बनाई और अपने कमरे को बंद करके मम्मी से बातें करती रही। बीच बीच में मैंने ससुर जी के पुकारने की आवाज़ भी सुनी और अपने दरवाजे पर दस्तक भी। मैंने जानबूझकर सब कुछ अनसुना कर दिया। फिर बातें करते करते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। काफ़ी समय बाद मुझे दरवाजे पर तेज तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर उठी और दरवाज़ा खोलते ही भड़क उठी। क्या हुआ, अभी आती हूँ ना। मैंने दरवाजे पर पति को खड़े देखा। मुझे घूर कर वे देखते हुए बोले, आज तो तुमने हद ही कर दी। मम्मी फिसल कर नीचे गिर पड़ी और तुम अपने कमरे में आराम फरमा रही हो। इतना तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता, तो क्या करूँ मैं? अस्पताल लेकर जाऊँ क्या? और फिर मैं आ तो रही थी, आपको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? ये क्या जतलाना चाहती हैं कि मैं आपके पीछे उनका कोई ध्यान नहीं रखती? ध्यान रखती होती तो मुझे क्यों आना पड़ता? अब तुम पड़ी रहो अपने कमरे में, मैं मम्मी को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, और करती रहो अपनी मम्मी से बातें। हमारी गर्मा गर्म बहस हुई और मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इधर वे मम्मी को लेकर अस्पताल गए, उधर मैंने अपनी मम्मी को सारी रामायण सुना दी और मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी ने सीधा वही कहा जो मैं सुनना चाहती थी। मैं वापस मम्मी के पास दिल्ली लौट गई। बाद में पता चला कि उनकी मम्मी के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। ऐसे समय में मुझे वहाँ होना चाहिए था, परंतु मेरे अहम और जिद ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। मम्मी ने तो साफ कह दिया कि ऐसे घर में जाना क्या, जहाँ लोगों की देखभाल करती रहो, जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं हो। तू चिंता ना कर बेटी, तेरे लिए कोई दूसरा घर वर देखूंगी। मैं जानती हूँ उनसे कैसे निपटना है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरे पति ने मुझसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी, परंतु मम्मी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया था। फिर न कभी उन्होंने बुलाया, ना मेरे पति आए और ना मैं वहाँ गई। काश मैं वहाँ चली जाती उस समय उनके साथ, घर संसार में अपनी एक जगह बना लेती, तो उम्र के इस पड़ाव में उपेक्षित और तिरस्कृत होकर जीवन ना बिताना पड़ता। ये शादी 3 महीने भी नहीं चली और हमारा अलगाव हो गया। वो तो होना ही था। पापा को इस बात का पता बहुत दिनों बाद चला। वे चाहते थे कि मैं वापस चली जाऊं, परंतु मेरी जिद और अहंकार आड़े आ गया। ऊपर से मम्मी का रौद्र रूप। अपनी इज्जत बचाने के लिए मम्मी ने पास पड़ोस और मिलने वालों से झूठी कहानियां कही कि वे सब उनकी बात का ही विश्वास करने लगे। कपटी, दरिंदा, जंगली, दहेज लोलुप, उग्र स्वभाव का और न जाने क्या क्या मेरे पति को उपमा देने लगी। मैं सब सुनती और मम्मी की बातों में नमक मिर्च लगाकर बता देती। तलाक के बाद मैं मम्मी के घर आ गई और यहीं एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाने लगी। घर में रहते रहते मम्मी ने मुझे ये भी घुट्टी पिला दी थी कि यदि भाई भाभी एक हो गए तो वे हमारी इज्जत करना बंद कर देंगे और ढलती उम्र में कोई उनको सहारा देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं रोज भाभी को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाने की ताक में रहती। कभी जानबूझकर दाल में नमक ज़्यादा डाल देती, तो कभी भैया के पैसे छिपा देती। भाभी ये सब शायद जानती थी, पर बोलती कुछ नहीं। वो जानती थी कि कुछ भी बोलेंगे तो मम्मी सारा घर सिर पर उठा लेंगी। उस दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुबह सुबह मेरे पास आकर भैया बोले, मेरी पैंट तुमने मशीन में डाली है क्या? कौन सी पैंट? मैंने अनजान बनते हुए कहा। दरअसल जब मैं नहाने गई तो दरवाजे के पीछे लटका देखा। मुझे शरारत सूझी। उनकी पैंट में पैसे देखकर मैंने उसे मशीन में डाल दिया।
भैया को जब पता चलेगा तो भाभी की लापरवाही पर उस पर जरूर बरसेंगे। वही जो बाथरूम में दरवाजे के पीछे टंगी थी। तुम नहीं जानती आज मेरा कितना बड़ा नुकसान तुमने कर दिया। गुस्से से लाल पीले हो गए भैया आगे बोले, रात को ही मैंने अनुपमा को बताया था कि पैंट की जेब में चेक निकाल लेना। उसका अभी अभी फ़ोन आया कि वो चेक निकालना भूल गई और तुम कहती हो कौन सी पैंट। फिर तुमने कब से कपड़े धोना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भैया आप मुझ पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं क्यों कपड़े मशीन में डालूंगी? कपड़े धोना तो भाभी का काम है ना। तो फिर मेरी पैंट मशीन में कैसे पहुंची? वे आग बबूला हो उठे। अपना घर संसार तो तुमसे संभला नहीं, फिर इस घर में क्यों आग लगा रही हो? मैं तुम्हारे हाव भाव को नहीं जानता क्या? तब तक मम्मी आ गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी आप बीच में ना बोलो तो अच्छा है। सुबह शाम मैं आप लोगों की शिकायतें और ताने सुनते आया हूँ। दीदी को अपने घर बैठा लिया, उसके लिए कोई अच्छा घर वर देख कर विदा करो। कहकर वे मशीन से पैंट निकालने लगे और फिर बोले, जानती हो मैंने पापा के पुराने शेयर बड़ी मुश्किल से बेचकर 40,000 रुपये का चेक लिया था। अब क्या कहूँगा पापा से? चेक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वे गुस्से में नाश्ता छोड़कर अपने ऑफिस चले गए। भैया के इस गुस्से के आगे घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। इसके बाद हमारे घर कई दिनों तक अबोला सा पसर गया। अच्छा बुरा सोचने की शक्ति तो समाप्ति हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे भीतर कितना जहर भरा है। भाभी सुबह घर का काम निपटाकर 8 बजे तक स्कूल चली जाती थी और मैं 10 बजे तक। घर का नाश्ता भाभी ही बना कर जाती और शाम को 4 बजे तक आकर बाकी का काम वो ही करती। मेरा इस घर में अब दम घुटने लगा था। आज लगता है जो मेरा था उसे नकार दिया और जो अपनाया उन्होंने किनारा कर लिया। मुझे दिल्ली के पास ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई और मैं बिना किसी से सलाह लिए वहाँ चली गई। जब भी दिवाली होली होती मैं घर आ जाती। पापा और भैया मेरी शादी पर दबाव डालते रहे। वे कोई न कोई रिश्ता ढूंढकर मुझे बुलाते रहते और मम्मी उनमें कई कमजोरियां निकालकर मुझे और अच्छे रिश्ते की दिलासा देती रहती। उनमें कई रिश्ते विदेशों से भी आए थे, कई बेंगलोर और मुंबई से भी, पर मैं ही हर बार जिद में आकर दिल्ली के आसपास तक सीमित रही। मैं अब ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। यूनिवर्सिटी का नाम भी था और ऊपर से मुझे रहने के लिए फ्लैट भी दिया था। देखने में मैं खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी करती थी। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, परंतु इन सब के बावजूद कहीं बात पक्की नहीं हो सकी। कुछ मम्मी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और कुछ को मैंने मना कर दिया और बाकी जो कसर बची थी वो तलाकशुदा के ठप्पे ने पूरा कर दिया। मैंने जीवन से सीखा तो बहुत कुछ, पर महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात सीखने की है वो है क्षमा, और वो मैंने सीखी ही नहीं। दिन बीतते गए, पापा रिटायर होकर घर आ गए। मेरी उम्र भी 45 के पार होने वाली थी। अब या तो कोई विदुर मिलता या तलाकशुदा जिसके 1-2 बच्चे होते। धीरे धीरे सबने अपने कर्तव्य से इतिश्री मान ली और घर पर बात होना लगभग बंद सा हो गया था। एक बार दीपावली के बाद मैं भैया से टीका करने लगी तो भाभी ने मेरा अच्छा मूड देखकर कहा, दीदी एक बात बताऊं आपको, बुरा लगे तो मन से निकाल देना। तुम जो बोलोगी उल्टा ही बोलोगी। मैंने मुंह बनाकर कहा, फिर भी कह दो जो तुम्हारे मन में है। सब लोग पास ही बैठे थे। फिर रहने दीजिए दीदी कहकर वो चुप्पी साध गई। भैया ने भाभी की तरफ देखकर बोला, अब कह भी दो ना, बात तो पूरी कर लो। मैं तो ये कह रही थी कि अब इस उम्र में ज़िंदगी से समझौता कर लीजिए। जहाँ जैसा भी व्यक्ति मिले, मेरा मतलब जो आपके लायक हो, जो अच्छा हो। अच्छा, तुम ही रह गई हो मुझे पढ़ाने के लिए। तुम चिंता ना करो, मैं अकेले ज़िंदगी काट लूँगी, पर तुम पर बोझ नहीं बनूँगी। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। भैया का बेटा जो अब 15 साल का हो चुका था, मेरे इस उग्र व्यवहार को देखकर बोला, बुआ आप भी तो कोई बात सीधे मुंह नहीं करती, हमेशा मम्मी पर गुस्सा करती रहती हैं। गुस्सा तो आपकी नाक पर रहता है। आलोक और भाभी खड़ी हो गईं। बुआ से ऐसे बात करते हैं क्या? माफ़ी मांगो इनसे। वो तपाक से बोला, पहले इनसे बोलो कि वे आपसे माफ़ी मांगे। और बड़बड़ाता हुआ उठकर वो बाहर चला गया। मैं गुस्से से तिलमिला गई। अब यही हालत रह गई थी मेरी इस घर में। मैं भी उठकर अपना सामान समेटने लगी।
आज सोचती हूँ बात तो भाभी ठीक ही कह रही थी। समय रहते अपने आप से समझौता कर लेती तो आज यूँ किसी के पास बेसहारा लाचार बनकर मुझे जीना नहीं पड़ता। मुझे क्या पता था कि वे कड़वे बोल मुझे इस कदर महंगे पड़ेंगे कि भाभी के पास ही मुहताज होकर जिंदगी काटनी पड़ेगी। वक्त कब किस करवट अपना रुख बदल ले कोई नहीं जानता। मैं अपने झूठे और दकियानूसी अहम में जीती रही, जी कम मरी ज़्यादा। मैंने भी स्थान काल की महिमा भूलकर अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर लिया था। पर अब दुखड़ा कहूँ भी तो किससे, वक्त के साथ साथ मम्मी पापा का स्वास्थ्य भी गिरता चला गया। एक रूटीन चेकअप के दौरान पता चला कि मम्मी को कैंसर है और वो भी अंतिम अवस्था में। फिर क्या था, मैं छुट्टी लेकर घर आ गई और आनन फानन मम्मी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिर वहाँ से वो शरीर में नहीं लौटी। पापा इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। सारी उम्र तो उनसे दूर रहे और जब पास रहने का समय आया तो वो दूर चली गईं। और फिर वे एक रात ऐसा सोए कि कभी नहीं उठे। मेरे लिए तो जैसे सब सहारे ही बंद हो गए। मैं वापस लौट गई और किसी तरह अपनी जिंदगी घसीटती रही। मुझे उन दोनों की मृत्यु का इतना सदमा लगा कि मैं एकदम खामोश हो गई। ना कॉलेज में मेरा मन लगता ना ही घर पर। मैं खोई खोई सी रहने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, तमाम उम्र तो मम्मी के साये में गुजार दी थी। मेरा कोई अपना वजूद तो था नहीं और भाई भाभी को मैंने कभी अपना माना नहीं, बस ताने देती रही। सो वो सहारा भी लगभग ना के बराबर था। मेरे पास अब सब सुख थे, एक बढ़िया महंगी कार, सभी सुख सुविधाओं से युक्त अपना घर, अच्छा बैंक बैलेंस, इज्जतदार नौकरी आदि, परंतु नहीं था तो कोई मेरा अपना जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। एक अकेली जिंदगी ढोते ढोते थक चुकी थी मैं। अब तो मेरा वजूद भी खोता जा रहा था। हमारे आपसी रिश्ते भी सिमटने को थे। न मैंने कोई अपना दोस्त बनाया, न संगी साथी, लेकिन सूरज की रोशनी आखिर कब तक रहती। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा तो होना ही था। धीरे धीरे दिन महीनों में गुजर गए और महीने सालों में। एक दिन मैं दोपहर को क्लास ले रही थी कि अचानक सिर में तेज दर्द उठा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना ही मैं कुछ सोच पा रही थी। बस पासाड़ बनी खड़ी की खड़ी रह गई। सारा शरीर एकदम से जम गया और जब होश आया तो अस्पताल में मैं लेटी हुई थी। मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी और ये भी नहीं जान पाई कि मैं यहाँ कैसे आई। बस कुछ रेंगते हुए साये दिख रहे थे, मैं उनको बस देखती रही। 2 दिनों बाद मैं थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी। पता चला कि कॉलेज के ही लोग मुझे यहाँ लाए हैं। मैंने ध्यान से देखा, भाभी की धुंधली सी आकृति मुझे दिखी जो मेरे पास ही बैठी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और कुछ भी कहने से मना कर दिया। मेरे चेहरे पर एक कोमल स्पर्श भरा हाथ रखा। चिंता ना करो, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों से रुलाई फूट पड़ी। मुझे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर के अनुसार मुझे तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता था जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं, और इस बात में हफ्ता भी लग सकता है और महीना भी। मेरे ब्रेन में क्लॉट आ गया था जो अब धीरे धीरे खुलता जा रहा था। भाभी भी कब तक वहाँ बैठती। शुरू में तो मेरे कलीग मेरा हाल चाल पता करने आते रहे, पर अब वे कम से कम तर होते गए। मैं समझ चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इन हालात में मेरे कॉलेज में भी मुझे रिटायर कर दिया। ये मेरे लिए और भी बड़ा धमाका था। 2-3 दिनों बाद जब मेरी हालत बेहतर हुई तो भैया मुझे घर ले आए। मेरे आने से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। बस मेरे ही बारे में बातें होती रहती। मैंने कई बार भैया को कहते सुना कि मुझे किसी वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम में भेज देना चाहिए, परंतु मैं इस काबिल भी नहीं थी कि ठीक से चल फिर सकूं। फिर मैं भला किस आधार से यहाँ रह सकती थी। सारी उम्र भाभी से ठीक तरह से व्यवहार भी नहीं बनाया। मम्मी के साथ मिलकर झूठे इल्ज़ाम लगाती रही। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैंने कभी अपने विवेक से काम नहीं लिया। मेरे दिल का बांध टूट गया और मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। भाभी चाहती तो मुझे अस्पताल से ही विदा कर सकती थी। वो चाहती तो मुझे इस घर में रहने भी नहीं देती। मेरा अपराध भी अक्षम्य था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और मुझे कहीं नहीं जाने दिया। इसके लिए शायद उनको भैया के क्रोध का सामना भी करना पड़ा होगा, बेटे बहू को मनाया होगा। मैं ये सब महसूस कर रही थी। मेरी हालत अब ऐसी भी नहीं थी कि घुटने टेक कर उनसे माफ़ी मांग सकूं। मैंने इस घर में अपना एक अलग ही साम्राज्य बनाने का प्रयास किया था। भाभी तो लड़ी भी नहीं और मैं हार गई। मेरा किया धरा तो मेरे सामने आ ही गया। भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती, मैंने उनसे हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी और भाभी ने हमेशा की तरह एक पल में ही मुझे माफ़ कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे गुस्सा है ही नहीं। मैंने उनके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो मुझे कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर उसकी चोट कहीं भीतर तक आहत करती रहती है। काश कोई मेरे बीते हुए दिन लौटा दे तो मैं फिर से अपने आप को सुधार लूं। आज मुझे अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। काश जब मैंने पहली गलती की थी तो मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारकर सही रास्ते पर चलना सिखाया होता। काश। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।